नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उषा सिंह राठौर, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्ण पीएससी अधिकारियों की स्पष्ट बैठक में दौरान राज्य की सेवा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा को केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि समाज और देवभूमि के लिए समर्पण सेवा भाव के रूप में अपनाना चाहिए। न्याय, निष्पक्षता और ईमानदारी अधिकारियों की पहचान है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवाचार अपनाने और अमीन दृष्टिकोण से कार्य करने की सलाह दी, जिसमें जनता को त्वरित और प्रभावी सेवा मिल सके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारे उच्च मध्य हिमालय क्षेत्र की कई सौगातें हैं, जिसमें अमरूद प्रमुख है। उत्तर सिंह नगर के हरिद्वार में उच्च गुणवत्ता के अमरूद उगाए जा रहे हैं, जो हमारे धरती के सौगात हैं और अर्क करने का हमारा कर्तव्य है। हिमालय और जैसे उत्तराखंड का हिस्सा है, दुनिया के फल बास्केट में योगदान दे, इसी उद्देश्य से गैरसैंण डाला प्रतियोगिता आयोजित की गई। उच्च मध्य हिमालयी क्षेत्र के सौगातें हैं और उसमें अब अमरूद भी हमारे विशेष तरीके का अमरूद जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैदा हो रहा है हमारे उधम सिंह नगर में और हरिद्वार के कुछ हिस्सों में, तो ये हमारी धरती की सौगातें हैं। इनको प्रचारित करना, इनको आगे लाना हम सबका कर्तव्य है। आज दुनिया की जो फ्रूट बास्केट है उसमें हिमालय का भी योगदान होना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के हिमालय का भी योगदान होना चाहिए। तो उस योगदान को आगे लाने के लिए ये प्रतियोगिता गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता आयोजित की गई है। एक बड़ा मकसद है, उसके पीछे सोच है, तो उस सोच से आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी का भरमार है, लेकिन इसका संरक्षण और दोहरा अब सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जड़ी बूटी और अमरूद सेक्टर में काम करने के राज्य में बेस्ट प्रोजेक्ट का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जड़ी बूटी आगार समिति की बैठक हुई, जिसमें गांव में एकत्र बनकर हर्बल क्षेत्र में काम करने के उच्च हिमालय क्षेत्रों में औषधि उत्पादन के संघर्ष पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा सीएम आवास में पेंशन किस्त विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में पेंशन लाभार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि हर महीने 5 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खाते में अनिवार्य रूप से पहुंच जानी चाहिए। सीएम ने पेंशन भुगतान में देरी में बर्दाश्त बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने इस दौरान महीने में 1,13,973.93 लाख रुपए की पेंशन में 9,078,999 लाभार्थियों को विस्तृत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद सदन में आदेश जारी किया कि जिसके तहत रुपाई शत 2025-26 के लिए गन्ने की प्रगति का मूल्य 4,405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्यता का मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाकर और उन्हें उच्च भुगतान उपलब्ध कराकर सरकार का निर्णय, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गन्ने मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि होने के बाद अब शासन जारी हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव के बाद स्वीकृति दी गई, उसके बाद शासन जारी हो गया है। अब गन्ने का भाव सामान्य प्रजाति गन्ने का भाव 395 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि अगेती गन्ने की प्रजाति का भाव 405 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसका सीधा फायदा उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जो किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, किसानों की मांग थी कि गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाए। इसको देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी और आज शासन जारी हो गया है। अब गन्ने का भाव 405 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करें
किया जा सकेगा। इसका सीधा फायदा उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। रुड़की से एमबी। देहरादून शहर की पुलिस में सघन चेकिंग अभियान चलता रहा। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर एसएसपी सिटी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और घंटाघर के आसपास अचानक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों ने डॉग स्क्वाड और डीएम टीम की मदद से यात्रियों के बैग, प्लेटफॉर्म, पार्किंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की तलाशी ली। संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताछ की गई और सत्यापन से जुड़े जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने कहा कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। उत्तराखंड में धामी सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए संशोधित नियमीकरण वाली 2025 लागू कर दी है। इस निर्णय के तहत प्रदेश में 10 साल से निर्धारित का काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा। लंबे समय से ये मामला लंबित था, लेकिन अब सरकार ने दैनिक वेतन, कार्यभावी संविदा, न्यूनतम वेतन, अंशकालीन और व्रत कर्मियों के लिए संशोधन नियमीकरण जारी कर दी है। तो फिर पूरा करने के लिए कर्मियों को इस नियमावली का लाभ मिलेगा, जिसकी सेवा 4 दिसंबर 2018 तक कम से कम 10 साल तक निरंतर सेवा रहेगी। उत्तराखंड में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। आकर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में भालू और गुलदार के हमलों की खबर लगातार सामने आ रही है। गढ़वाल सांसद अनिल नूनी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर उठाया और इन दिनों हमलों के कारण नागरिकों की जान जा रही है और लोग घायल हो रहे हैं। उन्होंने त्वरित और रणनीति आवश्यक आई और बताया कि पिछले 3 हफ्तों में 15 लोग घायल हो गए हैं। नूनी ने वन विभाग के इतम रिपोर्ट की मांग की और जन सुधार में उपरि बताया। सरकार से और हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी भी यहाँ बैठे हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेषकर जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र है उसमें पिछले कई दिनों से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर है। और माननीय सभापति जी, पिछले 3 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है तेंदुए के हमले से, और पिछले कुछ दिनों में अचानक इसमें वृद्धि आई है। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं पिछले 3 हफ्ते में। भालू के हमले अचानक बढ़े। इस मौसम में आमतौर पर भालू के हमले नहीं होते थे, वो भी हमले तेजी के साथ हुए हैं। उत्तराखंड में जिला अधिकारी आन बंसल ने एलिग्रांट एयरपोर्ट पर एयर फ्लाइट पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में हवाई अड्डे में 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पक्षियों और की गतिविधियों पर नियंत्रण और पर्यावरण मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा के सभी कदम उठाने के निर्देश दिए और एयरपोर्ट विस्तार में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार न करने की बात कही। इसके साथ ही प्रभावी तुरंत मुआवजा विस्तृत और डंपिंग साइट की स्थापना पर सरकार में चिन्हित करने के आदेश दिए। देखिए, अभी हाल ही में प्लेन्स को बर्ड हिट्स की घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें एक में नोज डैमेज हुआ था प्लेन का और एक में रोटर ब्लेड्स डैमेज हुए हैं। और ये न सिर्फ हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी आर्थिक क्षति का मामला है, बल्कि जो पैसेंजर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनके लाइफ सेफ्टी का मैटर भी है। तो इसमें जो हमारे मानक हैं डबल AI के और एयरपोर्ट संचालन SOPs हैं, उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे वल्नरेबल सोर्सेज हैं, जहाँ पे हमारे ये एवियन स्पीशीज़ आती हैं, कहीं पर कूड़ा डंप होगा, सॉलिड वेस्ट प्लांट होगा या स्टोरेज फैसिलिटी होगी, वहाँ पे इनका आवागमन ज़्यादा रहेगा ही। साथ ही ऑल अराउंड द एयरपोर्ट रिजर्व फॉरेस्ट भी है, छोटी नदियाँ भी हैं। उत्तराखंड
के हरिद्वार जिला अस्पताल में शर्मनाक लापरवाही सामने आई है। मोर्चरी में रखे गए शव को चूहे ने बुरी तरीके से काट दिया, जहां तक कि मृतक एक की आंखें भी नोच ली गई थी। परिजनों ने शव को देखा तो हंगामा मच गया। 36 वर्षीय लखन शर्मा उर्फ लक्की का शव मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन खराब फ्रीजर और डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण सुरक्षा में गंभीर चूक की गई। परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाम मनोज कुमार है, ये मेरा साला लगता है। और कल शाम को मेरे पास लगभग 5:15 बजे एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि आप मिला हॉस्पिटल आ जाओ, आपके रिलेटिव हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीडी में ले जाओ, वहाँ पर फ्रिज में रखवा दो बॉडी, सुबह पोस्टमार्टम होगा, आप आ जाना टाइम से और उसके बाद पोस्टमार्टम करके आपको बॉडी मिल जाएगी। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आँख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थी। लापरवाही मानते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं बच्चों से? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। हरिद्वार जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे शव को चूहे ने कतर दिया। सुबह जब परिजनों ने देखा तो उनका गुस्सा फूट गया और उन्हें अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि 36 वर्षीय लखन की मौत हो गई थी। रात में डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण शव को मोर्चरी में रखा गया था। सुबह परिजन आए तो उन्होंने लखन के शव पर चूहे के कुतरे निशान देखे, जिससे उनका गुस्सा फूट गया और उन्हें जमकर हंगामा काटा। हंगामा को बढ़ते देख प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और उन्हें जांच का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जो दोषियों को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील अहमद। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धराली आपदा क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल धराली पहुंचे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धराली में कई लोग अभी भी जमीनों में काम करते हैं और सरकार केवल बयानबाजी में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ड्रोन सर्वे और प्रेस वार्ता के जरिए राहत की घोषणा की है, जबकि धराली में लोग आज भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। गोंदियाल ने सरकार के पर प्रभावित उच्च पर मुआवजा देने की बात की और कहा कि कई शव अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी खोज नहीं की गई है। हम अगले 1-2 दिन में महामहिम श्री राज्यपाल से समय लेकर ये रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन जो मांगे हैं वो ये हैं कि सरकार, एक तो सबसे पहली मांग कि सरकार के पास ये नजीर है कि अतीत में केदारनाथ में जो आपदा आई उसमें उस समय की सरकार ने वहाँ के व्यवसायियों को और वहाँ के रिहायशी मकान के मालिकों को ये अधिकार दिया कि वो अपनी क्षति का स्व निर्धारण करें और उसके अनुसार मुआवजा बांटा जाए। तो सरकार यहाँ भी स्व निर्धारण का अधिकार दे और मुआवजा बांटे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि सरकार ये ना कहे कि साहब रजिस्ट्रेशन नहीं था, बहानेबाजी ना करे। रजिस्ट्रेशन सरकार, कोई टाटा बिरला का फैक्ट्री नहीं था वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था। कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल थराली आपदा क्षेत्र में कल गया, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने ये महसूस किया कि 4 महीने पहले घटी उस आपदा में थराली और हरसिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहाँ पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके आवासीय मकान नष्ट हुए उनको 5 लाख रुपए देकर अपने फर्ज की इतिश्री समझ ली गई। लोग इस बात से नाराज हैं कि जिन भवनों में वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, यात्रियों की सुविधा अर्जित करते थे और अपना कारोबार करते थे, उनको मुआवजे की श्रेणी से अलग रखा गया कि ये व्यापार था इसलिए हम
इसको मदद नहीं कर सकते। ये उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति एक चुनी हुई सरकार का जो कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य से ये सरकार विमुख होती हुई नहीं। बेरोजगार नर्सिंग अपराधियों ने अपने मांगों को लेकर परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वाहन में भरकर एक बिहार भेज दिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि सरकार बेरोजगारों को कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी नर्सिंग अधिकारियों भर्ती ज्ञापन वापस लेने की मांग कही और उत्तराखंड के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही। आज हमारे नर्सिंग की बेटियां बेटे अगर आज अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो नौबत ही नहीं आती प्रदर्शन करने की। आप बातचीत कर लेते, उनसे रास्ता निकाल लेते, तो ये नौबत नहीं आती। अगर वो आज जो है उन्होंने सूचना दी, सिटी में सूचना दी क्या हम जुलूस के रूप में जाएंगे, धरना आप जहां भी तय करोगे हम वहां धरना देंगे, लेकिन आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हो। आज वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, और आप ये अत्याचार करो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही आ गई उत्तराखंड के अंदर, कोई अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये इस प्रदेश के साथ की कब तक यह अन्याय हम लोग सहेंगे, इस प्रदेश के जिस तरह अन्याय हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है और ये रिवाइज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार ये रिवाइज करे, अगर सरकार ये रिवाइज नहीं करेगी तो ये लड़ाई। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे गलत बता रही है जबकि बीजेपी इसे प्रदेश हित में मानती है। प्रदेश प्रवक्ता अमलेश ने कहा कि कांग्रेस का काम हमेशा चीजों को गलत बताना है और उन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने कहा कि एसआईआर डेमोग्राफिक चेंज के लिए आने वाली किसी को दिलाने की बात है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद भाजपा इसे प्रदेश की भलाई के लिए जरूरी मानता है। कांग्रेस का तो काम ही गलत बताना है। अच्छा काम हो उसको भी गलत बताना है और बुरे काम हो उसको भी गलत बताना है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, उसे जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आज उनको क्या लगता है अगर हमारी एसआईआर हो तो उनको क्या दिक्कत है भाई? आज अगर कुछ लोग अगर गलत तरीके से दो जगह चार जगह अगर वोट दे रहे हैं, अगर उनकी छानबीन करके अगर सही तरीके से उन सारी चीजों को जांचा परखा जा रहा है तो कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत हुई? लगता है कि कांग्रेस जिन लोगों के ऊपर राजनीति करती थी वो लोग गलत तरीके से वोट किया करते थे, इसीलिए शायद उनकी मंशा एसआईआर ना कराने की है और उसमें वो राजनीति कर रहे हैं। पर ये हमारे प्रदेश के हित के लिए है। ये हमारी जो डेमोग्राफी जो चेंज करने की बात जो लोग करते हैं उससे निजात दिलाने के लिए है। आज जो गलत तरीके से अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग जाकर के वोट डालने का काम करते हैं या गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कोई भी कहीं से आ जाएगा और वो यहाँ रहेगा और रह करके उसके बाद वोटिंग करके यहाँ से चला जाएगा फिर दूसरी जगह करेगा, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए और जो सही है उसको सही कहना चाहिए। ये कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इसलिए लगता है कांग्रेस को कि एसआईआर हमारी गलत है। देहरादून में पुलिस की सक्रियता और तीव्र कार्रवाई से आरोपी में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। चाहे वायरल वीडियो का मामला हो, मारपीट की घटना या नशा तस्कर, पुलिस हर छोटी सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक केफ सहयोग और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन कालएमी जैसे अभियान के तहत कई लोगों का सत्यापन किया, एफआईआर दर्ज की और बांग्लादेशियों को जेल भेजा और डिपोर्ट किया है। इसके साथ ही कॉलेजों में छात्रों के नशा मुक्ति के शपथ पत्र भी भराए जा रहे हैं। जैसे विगत दिनों आपने देखा होगा कि देहरादून पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से जो भी छोटे से छोटा मामला संज्ञान में आता है, चाहे कोई वीडियो वायरल का होता है या ही कोई मारपीट का मामला होता है, तो तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाता है और विधिक कार्रवाई तत्काल की जाती है।
और इसी का कारण है कि जो इस प्रकार के जो वीडियो वायरल होते थे, मारपीट के मामले सामने आते थे, नशा तस्करी के मामले सामने आते थे या नशाखोरी के मामले सामने आते थे, तो उस पर काफ़ी हद तक हम लोगों ने ब्रेक लगा लिया है। कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जैसे कि बिंदाल पुल के आसपास वाला एरिया है या ये मद्रासी कॉलोनी वाला एरिया है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि पहले से कुछ शिकायतें लगभग आना वहाँ से बंद हो गई हैं। देखिए, उसका पूरा का पूरा जो काम है वो मैनेजमेंट और जो टीम हमारे द्वारा एएनटीएफ की टीम, एसओजी की टीम हो गई है या थाना पुलिस के द्वारा जो मिलकर काम किया गया है, ये उसी का नतीजा है। जैसे कोई मामला सामने आता है तो तत्काल उस टीम गठित की जाती है और टीम गठन के उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई होती है, तत्काल उसको हमारे द्वारा अमल में लाया जाता है। और साथ ही साथ जैसे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हमारे द्वारा काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। इसमें कई सौ लोगों के हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है, इसमें एफआईआर भी की गई हैं। कई बांग्लादेशियों को भी हमारे द्वारा जो है जेल भेजा गया है, कई बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया है। और इसके साथ ही साथ जैसे हमारे जो विभिन्न हमारे जो प्रोफेशनल या टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वहाँ भी देखिए हमारे द्वारा जो है विभिन्न छात्रों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। हरिद्वार से शंकराचार्य ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राज्य भर में नाम बदलकर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने पर व्यंग कसते हुए कहा कि नाम लोक भवन है तो जनता को आने जाने पर रोक क्यों है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास का नाम तीर्थ रखने पर भी आपत्ति जताई। शंकराचार्य ने धर्म और शासन से जुड़े कुछ तीखे सवाल उठाए और कहा कि तीर्थ शब्द का प्रयोग सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए ही होना चाहिए। चेंज कर दिया क्योंकि उसका नाम राजभवन था। अब वहाँ पर जो राजभवन में रहता है उसका नाम राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम भी चेंज करिए। राजभवन में राज शब्द से आपको आपत्ति थी, भवन तो जैसा का तैसा ही है, तो राज शब्द से आपको आपत्ति थी, तो राज्यपाल के नाम में भी तो राज्य लगा है। हमारा उत्तराखंड है, ये भी एक राज्य है, तो इस राज्य के नाम से राज शब्द को हटाओ। ये राज शब्द से आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदुओं की जो शासन व्यवस्था है वो राज व्यवस्था है, तो राज शब्द से ये चिढ़ किसी को है, मतलब हिंदुओं से चिढ़ है। तो राज शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ है तो आप राज्यपाल को भी नाम बदलिए। राजभवन का नाम आपने बदला है, लोक भवन किया है, और अगर कोई जगह लोक की हो गई है तो लोक को वहाँ निर्बाध रूप से आवागमन की छूट दीजिए। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या कोई भी व्यक्ति राजभवन में सीधे जाकर के प्रवेश कर सकता है? उत्तराखंड के जसपुर में रोडवेज बस स्टैंड को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जसपुर वासियों को ये महत्वपूर्ण सौगात दी है जिससे जनता खुश है। हालांकि कुछ राजनेता विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उन्हें नसीहत दी कि जिला अधिकारियों ने कहा है कि सभी राजनेता जसपुर में विकास में योगदान दें। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके निमित्त हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए कोई षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़।